अब इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे छंद के भेद का। छंद के भेद किस तरह से क्या है, आप जो कह रहे हो हट जाने का, तो ये ग्रुप में डाल दिया करता हूँ। कम से कम 4-5 ग्रुप तो कोचिंग के हैं, फिर 8-9 ग्रुप हमारे हैं। इतने ग्रुप में तुम्हें कहीं जगह ही नहीं मिलती है क्या? आराम से देख लिया करो। और इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, चलो कोई नहीं। देखो हाँ क्या, अच्छा फोन नहीं है, कोई बात नहीं। छंद के भेद, अब देखो मैं तेज चिल्ला के आज नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत गला दबा है, खराब है। आराम से शांत रहोगे तो आवाज पहुंच जाएगी। छंद के भेद 2 होते हैं, यद्यप छंद का भेद एक ही है। वो छंद का भेद है विधान के आधार पर। किस आधार पर? लेकिन तुम अच्छे से समझ सको इसलिए मैं इसको अलग अलग करके समझा रहा हूँ। विधान के आधार पर हम करते हैं इसको मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। जो मात्रिक छंद होता है इसी के फिर हम 3 भेद और कर लेते हैं। मात्रिक के ही हम मात्रा या चरण के आधार पर भेद 3 कर लेते हैं, तो इससे तुमको समझने में आराम रहेगी। ठीक, तो पहले हम यही समझेंगे। तो विधान के आधार, क्योंकि यही तरीका है सही वाला। विधान के आधार पर 3 भेद होते हैं छंद के। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और जब कल हमने आपको बताया था मात्रिक का मतलब मात्रा। मात्रा 2 प्रकार की, एक होती है हमारी लघु मात्रा और एक होती है गुरु मात्रा। यहाँ पर बेटा दीर्घ नहीं कहते हैं, ह्रस्व और दीर्घ हम व्याकरण में कहते हैं, और यहाँ पर हम इनको लघु और गुरु से पहचानते हैं। ठीक, जगह बदली, नाम बदल गया। अपने घर में आए लड़का, ससुराल पहुंच गया दामाद, तो ये ससुराल ही आए गए हैं अपने, तो अब ये दामाद हो गया है। ठीक, तो इनको अब लघु कहा जाएगा और इनको गुरु कहा। चीज वही है, नाम बदल गया। बात समझ में आई? हाँ, लड़का भैया है। तो अब इधर क्या होता है, यहाँ पर आते हैं मात्रिक छंद में हम लघु और गुरु का विधान रखते हैं। कहो हाँ। लघु गुरु पता है क्या होता है? कहो हाँ। कोई ऐसा जिसको नहीं पता है? ठीक, अब क्या होता है कि इसके बाद में हम क्या करते हैं, इनको हम मात्रा के आधार पर लिख देते हैं। जैसे हमने 2 हा लिखा तो उसमें हम नियम क्या लगाते हैं? प्रथम पद में 13, दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11। ऐसे करके जब हम छंद का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर मात्राओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जब मात्रा और वर्ण दोनों आपस में मिला दिए जाए, मात्रा भी और वर्ण भी जब दोनों को मिलाया जाए तो वर्णिक छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? और वर्णिक छंद जो होता है ये गण पर आधारित होता है। किस पर? अब पूर्व क्लास में हम आपको बता चुके हैं गण की संख्या होती है 8। अब गण को बनाने के लिए हम 3 वर्ण लेते हैं और उन तीनों वर्णों में ये देखते हैं इसमें मात्रा कौन सी लगी है, हाँ या ना। ठीक, तो ये भी आपको पता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मुक्त छंद पर। मुक्त छंद नियम रहित होते हैं, ना इसमें गण देखना ना इसमें मात्रा देखनी, तुम्हारी धुन बननी चाहिए। जैसे ना गांव में जब ढोलक बजाई जाती है, कुछ तो गाना गाते हैं, कुछ अम्मा जो टाँकी लगाती है भाई उन्हें इससे मतलब रहता है खाली ये करे राम धुन मिली रहा है। तो जो धुन मिली रहा है वो है मुक्त छंद। यहाँ पर किसी मतलब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अच्छा कभी कभी बाकी जब चुप हो जाए, जैसा जो गा रहा हो चुप हो जाए तो अम्मा पीछे हुंकारी रहते हैं, तब काम चल जाता। तो यहाँ पर काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये आधुनिक पंक्तियां कविताएं ज्यादा होती। जैसे वो आया, पैर में कुछ नहीं पहने था, पता नहीं क्यों नहीं पहने था, किसी ने छीन लिए होंगे, लो कविता हुई गई। आजकल के लोग ऐसी कविता लिखते हैं। ठीक, मैंने उसको देखा इलाहाबाद में, क्या है, इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसको देखा इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। में कहा है यहाँ पर चाहे जो कुछ ऐसे काट रहा। तो ये क्या कहलाते हैं? ये मुक्त छंद या फिर मुक्त छंद लयात्मक होते हैं। जैसे आप सुनते हो आधुनिक में जितने भी मंचीय कवि होते हैं ये सब इसी को अपनाते हैं। कोई एक छंद ले लिया, उस छंद की धुन ले ली, धुन ली, नियम नहीं लिए, धुन ले ली। जैसे एक छंद है वियद गंगा। कौन सा छंद है? वियद गंगा। कल हमने आपको एक छंद बताया था भुजंग प्रयात। 4 बार भुजंग प्रयात कहो। भुजंगम प्रयातम, भुजंगम प्रयातम, भुजंग प्रयातम,
भुजंग प्रयातम। हो गया ना? ऐसे वियद गंगा तुम 4 बार कह दो, वियद गंगा छंद बन जाएगा। संस्कृत के छंद बहुत आसान होते हैं याद करना, 4 बार कहो इसको। वियद गंगा 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 वियद गंगा। ये दुनिया में आई कुछ चोट्टा चुराई ले संस्कृत की धुन चुराकर हिंदी में कन्वर्ट करके तुमको सुना दिया, तुम दीवाने हुए गए। तुम ऐसे दीवाने, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है। ये छंद कौन सा है? शायद इससे पहले तुमको नहीं पता था ये छंद वियद गंगा है। ये पता था? कितने लोगों को पता था ये वियद गंगा छंद है? कितने लोगों को पता था? नहीं। ये सब संस्कृत से लिए गए हैं। एक वो कहता है, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी। ये पता कौन सा छंद है? वाघ बहूटी काव्य लिखा गया है। वाघ बहूटी काव्य देखना, नेट पर सर्च करना। वाघ बहूटी काव्य की तर्ज ली गई है। क्या है? बोले अद्यापियस्य नीतिर् विषमापयत्य नल्पम उदघोष्य विश्वशान्तिं भावांच मित्रकल्पम वंदे ध्वजं त्रिवर्णं वंदे गृहीतकेशं वंदे सदा स्वदेशं एतादृशं स्वदेशं वंदे सदा स्वदेशं एतादृशं स्वदेशं। देशभक्ति पर गीत लिखा, वहाँ पर दाइयाँ काई बाइयाँ कर रहे हैं भाई। तो आधुनिक कवि जो होते हैं वो मुक्त छंद लिखते हैं इस आधार पर। अब बात समझ में आ गई? यहाँ पर केवल ऐसा जरा कितने हमने भी लिखे। हमारी अगर आपको ऐसे काव्यों की रचना पढ़नी हो तो आई एक रस्म 2016 में वो प्रकाशित हुई थी, मिल जाएगी वो भी मार्केट में। आप चाहोगे तो हमसे मिल जाएगी वो। उसमें बहुत ऐसे मैंने छंद लिखे हैं छोटे छोटे करके, मुक्त छंद प्रेम पर। आगे की बात करते हैं। सुनाते हैं एक बार 26 जनवरी ने क्या था, तब मैंने वहाँ सुनाए थे। आओ अब बात कर लेते हैं, उल्टा आते हैं, उल्टे क्रम पर। उल्टे क्रम पर आएंगे तो यहाँ से फिर इधर आ जाएंगे। अब वर्णिक छंद के उदाहरण जान लो। वर्णिक छंद में क्या होता है? यहाँ पर आपके वर्णों का विधान किया जाता है। काहे का? एक आपने सुना होगा, राधे श्याम की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। सुना है? बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। वो यही है, ठीक है। वर्णिक छंद है वो। जितने भी सवैया होते हैं, जितने भी सवैया, कौन थे? सवैया होते हैं, ये सभी वर्णिक छंद होते हैं। जैसे कि बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनों लोक भयो आधिया, सवैया छंद है। शोभती मंचना की अवली गजदंत माई छवि उज्ज्वल छाई, इस मानव सुधा में सुधारी सुधाधर मंडल मंडी जोनाई, तामाही के सवधस विराजति राजकुमार सब सुखदाई, देवन सौजन देव सभा सुबसिया स्वयंवर देखन आई, देवन सौ। ये क्या है? राधे श्याम की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है, भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी ज्योति जलाए रही है, दोनों करो स्वीकार माँ। नहीं, गलत हो गया। कृष्ण को गोकुल राधे को बरसाने से बुलाए रही है, दोनों करो स्वीकार महाप्रभु जोगन आरती गाए रही है, दोनों करो स्वीकार महाप्रभु जोगन आरती गाए रही है। तो ये कौन से छंद रहते हैं?
वर्णिक छंद रहते हैं। आगे कौन सा रहता है आपका मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में क्या होता है, दोहा होते हैं, चौपाई होते हैं, ये रोला होता है, कुंडलिया होता है, ये सब किसमें रहते हैं। मस्तक तिलक अलग घुंघराले आवहु श्याम बांसुरी वाले। तो इसमें क्या है, कर कंगन बहु रंग बिरंगे बहती हृदय प्रेम की गंगे। पैर पदुम कर फूल सुहाए शंख चक्र प्रभु संग मिलाए। सर्व विदित भक्तन हितकारी जब आए तब दुविधा टारी। जब भी आते हैं तो सारे संकटों को हरण कर लेते हैं। तो ऐसे कहां पर रहता है ये मात्रिक छंद। यहाँ पर मात्राओं का वर्णन किया था। और मात्राएं कितने प्रकार की, मात्रा के आधार पर ये 3 प्रकार के छंद बनते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक छंद कहाँ रहता है, अब देखो ये 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। अगर चारों चरण बराबर हैं तो वो रहेगा सममात्रिक। सममात्रिक समान मात्राएं हैं। और ये कैसा छंद रहता है, ये चौपाई। जो मैंने अभी आपको सुनाया वो चौपाई ही थी। क्या थी वो। अब आते हैं विषम। तो हमने कहा विषम में क्या करना पड़ता है, विषम में आपका जैसे इधर 13 है वो अर्धसम, 13 फिर 11 फिर 13, तो कहा अर्धसम, आधा सम, आधा आधा बराबर है। ये कहाँ रहता है, दोहा में, है ना। कहाँ रहता है, बोले बसी कुसंग चाहती कुशल यह रहीम अफसोस महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। आप किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, क्या खाते हो पीते हो, इन सबका भी हमारे जीवन चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या ये दोहा है। अब हमने आपको बताया था ना रंग बरसे की तरह। ठहराओ, क्या कहा, बोले बसी कुसंग चाहती कुशल, पहला ठहराओ, यह रहीम अफसोस महिमा घटी समुद्र की रावण बसा। तो यहाँ पर 4 बार रुके तो ये ठहराव 4 बार हो गया। और 4 ठहराव में 13-13 और 11-11 का विधान है, इसलिए ये अर्धसममात्रिक छंद कह रहा है। बहुत से अर्धसममात्रिक छंद होते हैं, समझ में तो नहीं आ रहा है, ठीक। इसके बाद में आता है आपका विषम मात्रिक छंद। विषम का मतलब होता है सब हर तरह से समान नहीं मिलेगा तुमको, इसमें कुछ असमानताएं भी होंगी। कैसे असमानताएं होती है, जैसे पहले चले तो ये दोनों क्या है, ये दोनों चरण किसके हैं, दोहा के हैं। ये दोनों चरण किसके हैं, दोहा के। और बाद की ये चरण किसके हैं, रोला के हैं, ठीक है। दोहा और रोला से मिलकर बनता है कुंडलिया। क्या उनसे बनता है, तो इसमें 13-13 फिर 11 कहाँ बराबर मिल रहा है, न सम न अर्धसम। ये कैसा हो गया, विषम। कैसा हो गया, ये विषम हो गया। विषम क्यों हो गया, क्योंकि हमें बराबर चीजें नहीं मिल रही हैं, ठीक। अच्छा, इसका एक विधान होता है, जिस शब्द से शुरू करेगा उसी शब्द से समाप्त करेगा। और यहाँ पर 11 है तो 11 से ही शुरुआत यहाँ पर जो होती है ये बराबर रहता, वही रहता है। कैसे, सोहै वन में मोर पिक, सोहै से शुरू किया, सोहै वन में मोर पिक चातक सुआ मराल। अब देखना, सोहै वन में मोर पिक चातक सुआ मराल, क्षत्रिय के कर में धनुष अरुआ खेटत जाल। अरुआ खेटक जाल, वही चीज आ गई। अरुआ खेटक जाल सुहाए घर में नारी, और लदी फलों से डाल सुगंधित कलिमय क्यारी।
सरिता में जो नीर, नीर को मछली जो है, और पंडित जी के हाथ कमंडल माला सो है। सोहै से शुरू किया और सोहै पर समाप्त कर दिया, और जो यहां पर था वही यहां पर पलट के रख दिया। कुल मिलाकर मात्राएं 24 ही हैं, लेकिन ठहराव का विधान अलग अलग हो। तो ठहराव का विधान जब अलग हो जाता है तो हम उसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ऐसा कोई छात्र छात्रा जिसको अभी समझ में ना आया, हमारी भाषा शैली ना समझ में आया हो, हमारा उदाहरण ना समझ में आया हो, या तरीका ना समझ में आया हो, बताओ, पूछो पूछो कौन है? अच्छा, क्योंकि मजा तभी आती है बताने में जब बताने वाला समझे, हम उसको तरफ कभी कभी देख भी लिया करें समझ में आ रहा कि नहीं। तो विषम मात्रिक छंद कैसे बताना है? विषम मात्रिक में क्या होता है, हम यहां से फिर चल लेते हैं। हमने कहा सम का मतलब होता है चारों चरण बराबर। सम का मतलब क्या होता है? चारों चरण बराबर। चारों चरण जब आपको एक जैसी मात्राओं के मिल जाए, जितनी बार तुम रुको उतनी बार मात्राएं बराबर हों, उसे क्या कहोगे? सम। जैसे एक ये छड़ी है कोई, आपने इसके बराबर बराबर टुकड़े कर दिए 4, तो ये क्या हो गया? ये सम। हमने कहा ऐसा करो, इसके हमने ऐसे टुकड़े कर दिए, ठीक, ऐसे करके, तो ये 2 बराबर हो जाएंगे और ये 2 बराबर हो जाएंगे, तो ये विषम हो गया। विषम का मतलब हुआ, सम का मतलब चारों बराबर, अर्ध सम का मतलब आधे आधे सम बराबर, और विषम का मतलब कहीं पर समानता मिले ही नहीं, समानता ना मिले। और समानता न मिलने का मतलब ना तो ये चारों में बराबर है, चारों बराबर है, और ना ये 2-2 बराबर है, ना ये 2-2 बराबर है, ना चारों बराबर है। तो जब 2 भी बराबर नहीं और 4 भी बराबर नहीं तो विषम हो जाएगा। बस इतनी बात है। यहाँ पर चारों बराबर हमें दिख रहा है कि नहीं बराबर दिख रहा है? यहाँ पर 2-2 बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या यहाँ पर 2-2 आधे आधे बराबर दिख रहा है? कहीं पर नहीं दिख रहा है। आप ये मत देखो कि इधर 11 है फिर पलट के इधर 11 आ गया, तो अरे इधर 11 आ गया, लेकिन क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो? ऐसा आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ऐसा कर दो तो ये अर्ध सम हो जाएगा, लेकिन ऐसा तुम कर नहीं सकते हो। जब ऐसा कर नहीं सकते हो तो लक्षण क्या रहेगा? ये विषम हो जाएगा। यहाँ पर हमने अगर 14 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये विषम हो जाएगा। एक गड़बड़ कर दो तुम, कोई एक ही गड़बड़ कर दो, वो गड़बड़ हो जाएगा भाई। अब ये विषम हो गया, वो विषम हो गया। क्यों विषम क्यों हुआ? क्योंकि आधा सम भी नहीं है। अर्ध सम का मतलब दोनों हिस्से बराबर हो, दोनों हिस्से भी बराबर नहीं। इसका छोड़ो, हम कहते हैं यहाँ पर आप 13 कर दो, ये भी विषम हो जाएगा। भले यहाँ पर ये आधा बराबर, यहाँ पर तो कतई 3 बराबर मिल रहा है, लेकिन ये नहीं। अगर ठहराव नहीं आपके सही आ रहे हैं, ठहराव धार से बराबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है, मामला। बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं विषम। सम का मतलब चारों बराबर, अर्ध सम का मतलब आधे आधे पूरे फुल बराबर, और विषम का मतलब एक गड़बड़ कर जाए, ठीक, तो गड़बड़ है। और किसी को समझना? नहीं होता है। अब भाई हम बताइए कहाँ रहे। सोटा इसलिए नहीं बताया, हमें जरूरत नहीं। अभी तो हम केवल तुमको इतना बता रहे हैं, अभी हमने छंद बताना शुरू ही कहाँ किए हैं। तुम का इन्हें छंद समझ रहे हो ना? अभी मैं तुम्हारा आधार मजबूत कर रहा हूँ, अभी तुम नियत खोद रहा है। कल शुरू करूंगा तो वहां से। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। अभी मैंने एक भी छंद नहीं बताया है तुम्हें। अभी केवल छंद का आधार मजबूत किया है कि छंद होता क्या है। समझ कितना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब शुरू करेंगे। ये आधार के हैं।